हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। मैं आपका स्वागत करता हूं टिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के लिए एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किस तरह से किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन इन आर्टिकल 368 और पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डालने की ज़रूरत ही क्या थी, क्या है ये अमेंडमेंट और क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर स्कोप ऑफ दिस वीडियो की मैं बात करूँ तो वाई प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज दिस अमेंडमेंट दैट विल डिस्कस। देन हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, क्या ये यूनिक है या ये डिफ़िकल्ट है। यूएस और कनाडा में के कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरिजन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यूएस एंड कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ना। हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे कि यूएस में अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, एंड देन ब्रिटेन का भी एग्जाम्पल लेंगे, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ए कंपैरिजन कि किस तरह से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू यूएस एंड विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटेन ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्टिन्यूम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये बहुत ज़्यादा रिजिड है या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या ये मिडल में लाई करता है। देन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मेजोरिटीज, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, भारतीय संविधान को अमेंड करने के लिए यू नीड स्पेशल मेजोरिटी। सो ऑल दो स्कोप इस वीडियो का सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी है, बट विल बी डिस्कसिंग अदर काइंड ऑफ सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अफेक्टिव मेजोरिटी। देन स्पेशल मेजोरिटी में भी बहुत सारे आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 249 में भी स्पेशल मेजोरिटी है, एंड देन यू हैव आर्टिकल 368 में भी स्पेशल। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग, एंड देन रेलिवेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 13 कि व्हाट इज दिस लॉ, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस में, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो हमारा स्कोप ऑफ दिस वीडियो और स्कोप ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू रिवॉल्व समवेयर अलोंग दीज 4 पिलर्स और 4 पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज दिस अमेंडमेंट। अमेंडमेंट है क्या? सो अमेंडमेंट कुछ नहीं है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में बना था, है ना, और व्हाट एस्पेक्ट के साथ साथ हम लोग वाई एस्पेक्ट भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस पार्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, राइट। सो पार्ट 20 में आप आर्टिकल 368 में लोकेट कर सकते हो ये अमेंडमेंट का प्रोविजन, ठीक है। किस तरह से अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 इज नथिंग बट इट विल टेल यू कि किस तरह से, है ना, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है कैसे फॉलो होता है, किस तरह से बिल जनरेट होगा, किस तरह, क्या प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत है या नहीं, फिर बिल किस तरह से डिस्कशन होगा, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है। सो ऑल दीज प्रोविजन दैट इज डीलिंग विद द अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन आर्टिकल 368, ठीक है। सो अमेंडमेंट वाई एस्पेक्ट की सबसे आर्टिकल 368 को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या थी, अमेंडमेंट का प्रोविजन डालने की ज़रूरत क्या थी, है ना। अमेंडमेंट के बिना क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता था? सो लेट इस प्रोविजन के बिना क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता था? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1950 में और जनरली भी, अगर देखिए, अगर किसी एनसीईआरटीज की बुक्स के साथ क्या होता, क्यों आप लोगों के इंडियन पॉलिटी की डिफरेंट एडिशंस आती रहती है, क्योंकि समय के साथ आप लोगों ने देखा हो, इंडियन पॉलिटी अगर पढ़ रहे हो पिछले 3-4 साल से, अगर आप लोगों के सो इंडियन पॉलिटी एडिशन 3, इंडियन पॉलिटी एडिशन 4, 5, 6, 7th एडिशन आपके पास है। सो एडिशंस की, डिफरेंट एडिशंस की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट, यूपीएससी की अपनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट यूपीएससी की जो ट्रेंड है वो बदलता रहता है, और जिस तरह से जैसे जैसे ट्रेंड्स बदलता रहेगा तो उस डिमांड को कैटर करने के लिए, उस चेंजिंग रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए जो राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उस बुक में बदलाव करते हैं। सिमिलर इज थिंग इज विद कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे 70 ईयर्स, 72 ईयर्स वी हैव कंप्लीटेड सिंस कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब इतने साल हो चुके हैं तो इसमें समय के साथ सोसाइटी बदल रही है, सोसाइटल वैल्यूज़ बदल रहे हैं, नेशन की डिमांड बदल रही है। वी डू हैव ह्यूज कल्चरल एंड एजुकेशनल डाइवर्सिटी, ठीक है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ट्राइबल डाइवर्सिटी है, कास्ट के बेसिस पे डिफरेंसेस है, कम्युनल बेसिस पे डिफरेंसेस है,
अलग अलग जेंडर की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। सो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक प्रोविज़न रखा है अमेंडमेंट का कि ठीक है, जिस तरह से बदलाव आते रहे, जिस तरह से अगर लोगों की डिमांड उठती है तो उन डिमांड्स को कैटर करने के लिए, है ना। यहाँ इंडियन पॉलिटी के रिस्पेक्ट में आपका यूपीएससी ट्रेंड चेंज कर रहा था, है ना, और यहाँ सोसाइटी जो है या नेशन जो है वो कुछ ना कुछ, या पीपल जो है वो डिमांड करते रहते हैं। तो जरूरी है कि उन डिमांड्स को कैटर करने के लिए अमेंडमेंट का प्रोविजन, और इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए ब्रिलियंटली आर कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स हैज केप्ट दिस प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368 कि ठीक है, आपको अगर बदलाव की जरूरत, हमने कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना दिया, ठीक है, लेकिन 2 years डाउन द लाइन, 4 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, यू एज अ नेशन, यू एज अ पार्लियामेंट, यू एज अ लेजिस्लेचर अगर फील आपको होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है तो आप जा सकते हो। अब ये बदलाव करने की, सो टू मेंटेन वाइब्रेंसी, है ना, टू मेंटेन, अगर मेंस में आपको लिखना हो कि अमेंडमेंट के प्रोविजन की जरूरत क्यों पड़ी, सो टू मेंटेन वाइब्रेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट होके ना रह जाए, है ना, तो टू मेंटेन वाइब्रेंसी, टू मेंटेन अकोमोडेशन, अगर सोसाइटी की किसी तरह के क्लास की कोई डिमांड है, ठीक है, तो अकोमोडेट उस डिमांड को किया जा सके, ठीक है, टू मेंटेन लाइवलीनेस, है ना, ये लाइव डॉक्यूमेंट रहे, ये नहीं हो कि ऐसा लगे कि नहीं 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 अब ये इसकी यूटिलिटी ही नहीं रही। सो टू मेंटेन, अलग अलग एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि वाई अमेंडमेंट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेसेसरी। अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पड़े हुए, अलग अलग सिचुएशंस, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आपको जरूरत 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है कमेंस हो रहा है, एंड 1951 में ही आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू हैव दैट जमींदारी अबॉलिशन लॉ, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लैंड सीलिंग लॉज लाए गए, है ना। तो जो एग्जिस्टिंग लेवल पे जो इनइक्वालिटीज थी इन टर्म्स ऑफ जमीन एंड ऑल दो स्टफ, तो वो लॉज आपको लाने पड़े, है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो 1951 में ही आपको जरूरत पड़ जाती है ना। और अभी आज के रेट में यू हैव हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सो फार? So far you have more than 105 constitutional amendments, right? So to maintain vibrancy, to maintain accommodation, to have a lively document, what we do have in our constitution is provision of constitutional amendment in form of article 368 into part 20 of Indian constitution. So I hope by now you would have clearly understood कि amendment की provision की constitution में क्या जरूरत पड़े। Now let us try to understand, there are 4 clauses into article 368, जिसमें से 2 clauses बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। Rest of clauses I will be leaving on you, ठीक है, because rest of clauses has been added into Indian Constitution on a later stage, ठीक है। तो वो 2 clauses मैं पढ़ देता हूँ, बाकी के clauses आप लोग, और या फिर इसी वीडियो के डिफरेंट सेक्शन में relevant clauses जो है हम पढ़ते रहेंगे। So now notwithstanding anything in the Constitution, पार्लियामेंट में, अब ये कीवर्ड हो जाता है, इस कीवर्ड को मैं डिस्कस कर लूंगा। पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड the constitution by way of addition, by way of variation, by way of repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down in this article, ठीक है। इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 368 बोल रहा है। अब वो अमेंडमेंट की पावर किसे दी गई है? सो माइंड यू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट को दे रहा है ना। स्टेट लेजिस्लेचर्स को या स्टेट असेंबलीज को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का अधिकार नहीं है। कर्नाटका लेजिस्लेचर, बिहार लेजिस्लेचर, यूपी लेजिस्लेचर, ये अगर चाहें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने अमेंड करना है अकेले ने या फिर मिल बैठ के 4 स्टेट्स ने डिसाइड किया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये एक क्रिटिक पॉइंट भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यूएस में अगर एक ग्रुप ऑफ स्टेट, दैट इज देयर आर 50 स्टेट्स, 50 प्रोविंसेस इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस 50 में से अगर 2/3 ऑफ द
स्टेट्स अगर चाहें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो उनके लेजिस्लेचर बैठ के एक नेशनल कन्वेंशन बुलाने के लिए कांग्रेस को, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट, हम यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ कांग्रेस बोलते हैं, तो 2/3 ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर कैन सिट देयर एंड कैन suggest, not suggest, can compel actually Congress to call a national convention to amend the constitution. But इस तरह का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. You do have 28 states here, but even if 28 states collectively sits together, their states legislature collectively sits together, even in that situation state legislature सारे के सारे स्टेट पार्लियामेंट को कंपेल नहीं कर सकते कि आपको ये वाला आर्टिकल 365, आर्टिकल 244, ये वाला आर्टिकल आपने अमेंड करना है. नहीं, पार्लियामेंट का आर्म ट्विस्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज 368 में क्लियरली लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को हम ये अधिकार दे रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सके. फेडरल पॉलिटी में हालांकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट से. जब हम लोग फेडरल वाले चैप्टर में सेलिएंट फीचर में व्हाट इज दिस फेडरलिज्म और फेडरलिज्म का स्पिरिट क्या है ना, फेडरलिज्म का अल्टीमेटली स्पिरिट ये है कि जो नीचे के एंटिटीज़ हैं, है ना, जो बॉटम एंटिटीज़ है उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर कर सके उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा कंट्री को फेडरल कहा जाएगा या उस कंट्री की पॉलिटी को उतना ज़्यादा फेडरल कहा जाएगा. बट यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, यहाँ जो है नीचे की एंटिटी दैट इज स्टेट, है ना, या स्टेट लेजिस्लेचर, वो इतनी इम्पावर्ड नहीं है ना. यहाँ पार्लियामेंट को अपने सारे रादर अगेन फेडरलिज्म का प्रिंसिपल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है, स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट की बात करता है, बट वो वाली चीज़ यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगी, है ना. एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप अमेरिकन डेमोक्रेसी, अमेरिकन पॉलिटी को, है ना, ज़्यादा फेडरल कह सकते हो. क्यों? क्योंकि वहाँ स्टेट्स के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करने के राइट्स हैं. ऑफ कोर्स मतलब नेशनल कन्वेंशन उनको बुलाना पड़ेगा. इट्स नॉट कि भाई 2 स्टेट्स और 3 स्टेट्स, एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ स्टेट्स जरूर है. 2/3 ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर जब तक नहीं चाहेंगे तब तक वो नेशनल कन्वेंशन नहीं बुला सकते, है ना. तो एक रिक्वायर्ड नंबर जरूर है, बट इंडिया में तो वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना. इंडिया में नॉट ओनली 2/3, 28 के 28 स्टेट्स भी अगर चाहें तो भी वो पार्लियामेंट को कंपेल नहीं कर सकते. सो दिस वाज वन क्रिटिकल पॉइंट जो कि मैंने इसके साथ ही डिस्कस. सो पार्लियामेंट अगर बैठती है तो क्या क्या कर सकती है, आर्टिकल डिफरेंट प्रोविजंस में एडिशन कर सकती है. कोई आर्टिकल ऐड करना है, किसी आर्टिकल में कुछ ऐड करना है, नया आर्टिकल भी ऐड कर सकती है, या सेम आर्टिकल में कुछ ऐड करना है वो कर सकती है. वेरिएशन, किसी तरह का चेंजेस कर सकती है, आर्टिकल्स को अपील कर सकती, रिपील कर सकती है, सॉरी. तो इस तरह की चीज़ें कर सकती है. जब यहाँ ये कहा जाता है एक लाइन कि एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर. सो यहाँ थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आपको होना चाहिए, नॉट एनी प्रोविजन. 1973 के बाद जब केशवानंद भारती केस आया और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब फ्लोट किया केशवानंद भारती केस ने, तो उन्होंने कहा यस, पार्लियामेंट एज अ एपेक्स बॉडी डज हैव पावर दैट इट कैन अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट पार्लियामेंट, और ये बट वाला पॉइंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यस यू कैन, यू डू हैव पावर, यू डू हैव कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. पार्लियामेंट को ये बोल रही है ये केशवानंद भारती केस इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के थ्रू कि यस पार्लियामेंट यू डू हैव पावर, यू कैन अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, है ना, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी आप काम नहीं करोगे जिससे कि इंडियन हर चीज़ों का कुछ कोर वैल्यूज़ होते हैं, कोर आइडियाज़ हर नेशन का, हर एक सोसाइटी का. सो कोर वाली चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप नहीं चेंज कर सकते. पेरिफेरल चेंजेस और अदर थोड़ा सा बारीक चेंजेस भी कर सकते हो, नैरो चेंजेस, लिबरल चेंजेस आप कर सकते हो, बट माइंड यू कोर नहीं. व्हाट इज दिस कोर? वो बेसिक स्ट्रक्चर जो अगला चैप्टर है आपका जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एज पर सुप्रीम कोर्ट्स वेरियस जजमेंट किन चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर या किन चीज़ों को किन किन कंपोनेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है ना. तो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के यूजिंग दिस आर्टिकल 368 या पावर एक्सटेंडेड टू पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन चेंज एनी
थिंग, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हेन बिल इज पास टू द प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही मस्ट असेंट द बिल। और ये वाला प्रोविजन आपको लेट मी टेल यू वाज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये कि भाई प्रेसिडेंट के पास जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब राज्यसभा और लोकसभा से पास होके जाएगा तो प्रेसिडेंट को वो बिल असेंट करना ही है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट, प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड, ठीक है। उनको असेंट करना, उनको वो बिल पास करना ही होगा, है ना। और ये वाला जो है अगेन मैडम गांधी के टाइम में थ्रू 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये वाला जो प्रोविजन है वाज एडेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिंपल जो वो बिल्स होते हैं, नॉर्मल बिल्स होते हैं, नॉर्मल लेजिस्लेटिव बिल्स होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट टू सर्टेन एक्सटेंट डज हैव डिस्क्रिशनरी पावर विद रिस्पेक्ट टू द बिल, है ना। बट यहाँ वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो पास होके जब प्रेसिडेंट के पास जाते हैं तो प्रेसिडेंट डज नॉट हैव एनी ऑप्शन एज एट ऑल, ठीक है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिख दिया गया है बाय वे ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि प्रेसिडेंट शैल असेंट द बिल। लुक एट द लैंग्वेज, प्रेसिडेंट शैल असेंट द बिल, है ना। सो दीज आर द थिंग्स इनटू द आर्टिकल 368 दैट आई वांटेड टू डिस्कस। यहाँ दो और प्रोविज़न है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, है ना, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और केशवानंद भारती केस डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 13 में क्या चेंजेस या आर्टिकल 368 में फर्दर क्या चेंजेस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने किया, है ना। तो या फिर आप वीडियो रोक के ये दोनों क्लाउजेस जो है पढ़ने की कोशिश अभी कर सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वीडियो के जो दूसरे हिस्से में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये चीज़ भी आगे आने वाले में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जरूरत पड़ी, ये हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्टिन्यूम आप लोग देख सकते हो, लेट मी गेट ऑफ द स्क्रीन सो दैट ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्टिन्यूम है। फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्टिन्यूम का क्या मतलब है? सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर पढ़ा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस फीचर के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटीज and flexibilities. Now what is this Indian constitutional या constitutional amendment जो है is a process of blend of rigidities and flexibilities। क्या कहने की ये कोशिश कर रहा है ये लाइन कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो या फिर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का प्रोसीजर है टू सम एक्सटेंट इट इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एंड टू सम एक्सटेंट इट इज़ रिजिड एज वेल, है ना। तो अगर कंपैरिजन करें, कंपैरिजन किन कंट्रीज से कर रहे हैं? इंग्लैंड से कर रहे हैं और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो तो 12,000 बार कोशिश की गई, कांग्रेस ने या डिफरेंट स्टेट्स ने कोशिश की गई, अभी तक के इतिहास में 12,000 बार उन्होंने कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, बट ओनली 27 टाइम्स दे हैव बीन सक्सेसफुल। आज के डेट में सिर्फ 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, मोर देन 250 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कितने की है? 71 ईयर्स की, बट उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है 70, 90, 70, 87 से जब से वो इंडिपेंडेंट तब से है, बट तब से वो लोग सिर्फ 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो दिस रिफ्लेक्ट्स कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो कितना डिफिकल्ट है। अभी देखने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्यों ये डिफिकल्ट है ना। वहीं अगर इंग्लैंड का देखें, दूसरे कॉन्टिन्यूम में आप देखो इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड यू ऑलरेडी नो, इंग्लैंड के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एंड द रिजल्ट इज कि वहाँ का जो भी जिस भी तरीके से वो कंट्री चलाते हैं थ्रू डिफरेंट एक्ट्स, थ्रू डिफरेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, तो वहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो कि डेली बदलता है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, पर जो भी नॉर्म्स है वो डेली बदलते हैं। उस रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू यूएस एंड विद रिस्पेक्ट टू द इंग्लैंड, इंडिया जो है कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर है इट इज़ नॉट लाइक यूएस जो कि इतना डिफिकल्ट है कि अभी तक 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, या फिर इट इज़ नॉट लाइक इंग्लैंड एज वेल
ठीक है, जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन डेली बदल रहा है। अभी तक इंडिया में आप देखोगे 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं आउट ऑफ 125 बाई हमने कोशिश की। सो स्ट्राइक रेट देखो, है ना, स्ट्राइक रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बहुत अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू द यूएस से, है ना, 12,027/12,000, बट हियर 105/125. So and that was the point. The constitutional amendment procedure is not as flexible as England and it is not as rigid as US. ठीक है, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन और क्यों यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना इतना डिफिकल्ट है। सो जब तक आप प्रोसेस नहीं जानोगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तब तक आप लोग समझ नहीं पाओगे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करने का या अमेंड करने का ये प्रोविजन क्यों डिफिकल्ट है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड। सो अगर देखिए यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन दो लेवल पे अमेंड हो सकता है या दो तरीकों से अमेंड हो सकता है। एक तो वहाँ की जो कांग्रेस या वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो बैठे और अमेंड करे, ठीक है, दोनों हाउस बैठे और अमेंड करे। और दूसरा प्रोसीजर है कि स्टेट्स जो है वो रिक्वेस्ट करें कांग्रेस को और फिर नेशनल कन्वेंशन बैठे और वो अमेंड करे। सो सबसे पहले देखिए, अगर कांग्रेस जो कि दोनों हाउस है, कांग्रेस इज नथिंग बट पार्लियामेंट, देयर पार्लियामेंट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, है ना। सो अगर वो अमेंड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले 2/3 ऑफ बोथ द हाउसेज नीड टू अप्रूव दैट अमेंडमेंट, है ना। वो अगर पास कर देते हैं उस तरह के अमेंडमेंट को, अगर दोनों हाउसेज पास कर देते हैं तो उसके बाद वो अमेंडमेंट जो है, ये नहीं, इंडिया में क्या है, इंडिया वाले मेथड में हम लोग देखेंगे, है ना, इंडिया में क्या सिस्टम है। यूएस वाला मेथड आप लोग अभी समझने की कोशिश करो। सो वंस बोथ द हाउसेज हैज़ पास्ट एनी सच अमेंडमेंट जो कि वो चाहते थे, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स के बाद यू हैव 50 प्रोविंसेस इनटू द यूएस, है ना, इंक्लूडिंग द अलास्का। सो वो अमेंडमेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास रहे, कांग्रेस हैज ऑलरेडी पास बट स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भेजा जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर्स आउट ऑफ 50 स्टेट लेजिस्लेचर 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, 50 का 3/4 आप लोग काउंट कर लेना, 12.5 या 12 36 37 स्टेट समवेयर इट विल ट्रांसलेट इनटू। सो वंस 37 और 38 स्टेट्स हैज अप्रूव्ड कि हाँ इस अमेंडमेंट को हम एग्री करते हैं, देन दैट अमेंडमेंट विल स्टैंड पास्ट, है ना। तो ये था जब कांग्रेस इनिशिएट कर रही थी। दूसरा तरीका क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर एल्सो कैन इनिशिएट एनी सच अमेंडमेंट, बट स्टेट लेजिस्लेचर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट चाहती है तो वहाँ 2/3 ऑफ द स्टेट, दैट इज 2/3 ऑफ 50 स्टेट्स need to sit together and urge to the Congress, that is their parliament, that hey parliament, आप इस तरह का, हम अमेंडमेंट इस तरह का चाहते हैं, आप ऐसा करो, एक नेशनल कन्वेंशन बुलाओ, है ना। और नेशनल कन्वेंशन जब बुलाया जाएगा तो यहाँ वहाँ की कांग्रेस के पास इस केस में अगर 2/3 स्टेट्स बोल देते तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, दे विल हैव टू, पार्लियामेंट विल हैव टू कॉल द नेशनल कन्वेंशन। और वो नेशनल कन्वेंशन अगर 2/3 मेजोरिटी से वो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसको पास कर देती है, अगेन ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा और 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को रेटिफाई करना पड़ेगा उस अमेंडमेंट को, एंड देन ओनली दैट अमेंडमेंट विल कंसीडर्ड एज पास्ट और डीम्ड टू बी पास्ट। सो देखिए यहाँ कितना मेजोरिटी जो चाहिए हर स्टेज पे, वो कितना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस अगर पास कर भी देती है, इवन इन दैट केस स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास जा रहा है, जिसमें 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नीड टू एग्री। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह के नंबर लाना, जहां एक अमेंडमेंट को 3/4 ऑफ द स्टेट नीड्स टू एग्री स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये नंबर ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरे वाला केस है जहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर वर इनिशिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, 2/3 ठीक है, 2/3 स्टेट्स ने एग्री कर लिया, नेशनल कन्वेंशन ने पास भी कर दिया, बट जब 3/4 स्टेट्स के पास जाएगा और रेटिफिकेशन के लिए, हो सकता है कुछ स्टेट्स ना एग्री करें और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास ही ना हो। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिजिडिटी इनटू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस कि अभी तक सिर्फ 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव मेड थ्रू आउट ऑफ 12,000 दैट हैज़ बीन अटेम्प्टेड। सो इसीलिए यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कहा जाता है। बस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, इसमें तीन
16 डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटी। यहाँ हम लोगों ने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजोरिटी एंड 3/4 ऑफ द मेजोरिटी हम लोगों ने देखा। 2/3 एट द कांग्रेस लेवल एंड 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नीड टू रेटिफाई एनी अमेंडमेंट, है ना। लेकिन वो वाली चीज़ यहाँ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जिसमें 2/3 तो छोड़िए, सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ व्हाट इज दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटीज, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ऑलरेडी आगे आने वाले इसी वीडियो के दूसरे पोर्शन में भी डिस्कस करेंगे। सो देखिए अभी के लिए ये समझिए कि यहाँ कंपैरिजन करते हैं, यहाँ 2/3 मेजोरिटी एंड 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बट यहाँ मैं कह रहा हूँ आउट मोर देन 465 आर्टिकल्स दैट वी डू हैव इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, many of the provisions, many of the articles in Indian Constitution can be amended just by simple majority। simple majority का क्या मतलब है कि 100 लोग सपोज लोअर हाउस में पास होना है, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आउट ऑफ 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओनली 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर सिटिंग, है ना। सो दीज प्रोविजंस दैट कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, है ना। सिर्फ अगर 100 में से 51 बंदे कह देते, 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कह देते हैं हाँ दिस स्टैंड्स पास, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टैंड्स पास हो जाएगा, है ना। तो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। बट देन देयर आर सर्टन प्रोविजन दैट कैन बी पास्ड ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी, एंड देन देयर आर सर्टन प्रोविजन दैट कैन बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस इस तरह के बिल जब इस कैटेगरी ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अमेंडेड, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल और इन सब्जेक्ट्स पे या इन आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए दोनों हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा को, और प्लस वो जब बिल जब लोकसभा और राज्यसभा जब पास कर देगी तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी जाएगा वो बिल, है ना। हाफ ऑफ द स्टेट, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, 28 में से 15 स्टेट्स हाँ बोलने चाहिए कि हाँ ये अमेंडमेंट जो है, और वो किन सब्जेक्ट्स पे, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे, जो सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे गए हैं, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके ये देख लेना। सो हम लोगों ने अभी क्या देखा, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट है अमेंड करना ड्यू टू टाइप ऑफ मेजोरिटी दैट इज नीडेड, बट उस कंपैरिजन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड नहीं है। हाँ कुछ प्रोविजंस के लिए बहुत रिजिड है जहाँ स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स भी, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर also need to agree, but then on the other side there are certain provision that you can see on this side जो कि सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है, और इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये फ्लेक्सिबल भी काफ़ी है और काफ़ी ज़्यादा रिजिड भी है ना, यूएस के कंपैरिजन में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एंड इट इज़ ऑन दिस अकाउंट कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से जब पूछा गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर आपको किस लिए कैसा लगता है, तो इन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अभी 1950 में इनफॉलिबल नहीं मानते। इनफॉलिबल मतलब क्या होता है कि हम लोग ये ब्रह्मास्त्र नहीं मान रहे कि यही सब कुछ हर मर्ज की दवाई ये है, नहीं, इनफॉलिबल नहीं है। इट मे सब्जेक्ट टू सर्टन एरर्स, है ना। द असेंबली हैज़ नॉट ओनली रिफ्रेंड फ्रॉम पुटिंग अ सील ऑफ फाइनलिटी, हम ये नहीं कह रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इनफॉलिबल है कि कोई मिस्टेक ही नहीं कर सकता। अपॉन दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिनाइंग पीपल द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज इन कैनेडा, और बाय मेकिंग, हमने ऐसा नहीं किया कनाडा की तरह या यूएस की तरह, हम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा बोलते हैं कि कनाडा या यूएस की तरह हम लोगों ने इनफेलिबिलिटी का सील नहीं डाला है, हम लोगों ने फाइनलिटी का सील नहीं डाला है, और लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर को डिफ़िकल्ट बना के लोगों को जो चेंज करने का अधिकार मिलना चाहिए उससे हमने हटाया नहीं है। चेंज करने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के पास, या मेंबर चुने हुए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके पास है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशन। ये यूएस और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे बात हो रही है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, ठीक है। सो इस तरह की बात डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। अगर पंडित नेहरू का ओपिनियन जानने की कोशिश करें अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो पंडित नेहरू says while we want this constitution to be as solid and permanent as we can make it, there is no permanence
इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग सॉलिड बनाना चाहते थे, हम लोग परमानेंट बना, बट इसको हम परमानेंस देना नहीं चाहते, बिकॉज दे वर ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडिंग फादर। दे ऑल्सो न्यू कि अगर हम लोगों ने इसे परमानेंट स्टेटस दे दिया, फाइनल स्टेटस कि यही है, अब इसी के साथ काम चलाओ, तो ये स्टैटिक हो जाएगा, इसमें लाइवलीनेस नहीं रहेगी, इसमें वाइब्रेंसी नहीं रहेगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी टीयर अपार्ट लोगों के द्वारा कर दिया जाएगा अगर डिमांड को फुलफिल आप जो बुक, अगर सपोज इसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, विपिन चंद्रा की बुक पढ़ रहे हो, बट विपिन चंद्रा से कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करोगे? विपिन चंद्रा ऑफ कोर्स पढ़ना छोड़ दोगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारी सोसाइटी की डिमांड को या नेशनल ग्रोथ में अगर इम्पीड कर रही है, आप क्या करोगे? उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे क्या? नहीं मानोगे। एंड दिस वाज एग्रीड और दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स, है ना। और इन्हीं चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए डॉक्टर अंबेडकर एंड पंडित नेहरू ने ये बातें बोली, है ना। सो आई होप बेसिक चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अमेंडमेंट का जो बिल है वो लाया जाता है। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मीन्स मिनिस्टर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने के लिए, जैसा कि मनी बिल में होता है, मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल लाने के लिए मिनिस्टर्स को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से, बट उस तरह के प्रायर अप्रूवल की जरूरत आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। तो 3 बातें हमने इस लाइन में जानने की कोशिश की, है ना। ये तीनों बातें याद रखना आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में। अब जब हाउस में आ गया, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, नॉर्मल जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस, फर्स्ट डिस्कशन, सेकंड डिस्कशन, देन थर्ड एंड फाइनल डिस्कशन जो है नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से सब्जेक्ट लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा में डिस्कशन स्टार्ट होगा एंड देन राज्यसभा में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। राज्यसभा में अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, राज्यसभा में डिस्कशन होगा एंड देन ये लोकसभा में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब एक चीज जो नोट करने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं। व्हाट इज दिस ज्वाइंट सिटिंग? सो नॉर्मल बिल्स में क्या होता है, नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या होता है कि अगर एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, या दूसरे हाउस ने पास कर दिया, पहले हाउस ने इसे रिजेक्ट कर दिया, इन दैट केस बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी मेड टू सिट टुगेदर और वो बिल पे डिस्कशन फिर से हो सकती है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अब दोनों हाउस ने, सपोज कीजिए दोनों हाउस ने पास कर दिया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा में किस तरह के मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी ये हम लोग आने वाले स्लाइड में डिस्कस। स्पेशल मेजोरिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है सो अंडर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। अब वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले स्लाइड में। सो सपोज उस स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट ने बिल को पास कर दिया, है ना। पार्लियामेंट जब पास कर देती तो प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाएगा। जब प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाएगा तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्टरी स्लाइड में, तो वहाँ ही मैंने बोल दिया था कि प्रेसिडेंट के पास और कोई रास्ता नहीं है, प्रेसिडेंट को वो बिल जो है वो असेंट करना ही होगा। एंड एज सून प्रेसिडेंट हैज असेंटेड दैट बिल विल बिकम एक्ट, है ना, और उसको गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट गैजेट में, और वो अफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब अगर देखिए 2 कैटेगरी, स्पेशल मेजोरिटी में जो है 2 कैटेगरी के आपके बिल्स थे, है ना। एक बिल जो कि सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए था उसको पास करने के लिए, और दूसरी तरह का बिल जो था कि उस तरह के बिल और उस तरह के अगर सब्जेक्ट मैटर को अगर अमेंड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, तो स्टेट्स के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी वो बिल भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले वो बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, सारे के सारे 28 स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको भेजा जाएगा, और उस 28 में से मोर देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब 1 मोर देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर नीड्स टू एग्री, एटलीस्ट, दैट इज द एटलीस्ट नंबर। सारे के सारे स्टेट्स अगर एग्री हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है ना, बट एटलीस्ट 1 मोर देन द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नीड टू एग्री कि हाँ ये अमेंडमेंट जो है हमको चाहिए, है ना। तो और वो किस सब्जेक्ट मैटर में स्टेट के पास नहीं भेजा जाएगा, किस सब्जेक्ट मैटर में के अमेंडमेंट में स्टेट्स के पास भेजा जाएगा, वो ये वाली स्लाइड आप लोग रोक के यहाँ
आप लोग देख लेना, इसको रीड कर लेना। इस केस में स्टेट्स के पास नहीं, जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को आप इम्पैक्ट, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फेडरल पॉलिटी की है, स्टेट के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर रही है, उस केस में, और ये सब्जेक्ट मैटर आपके यहाँ लिखे हुए हैं, ये और चीज़ें है ना, तो उन केस में स्टेट्स के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस तरह का बिल जो है प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले पार्लियामेंट जो है उस तरह के बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी भेजेगी। हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेज विद सिंपल मेजोरिटी, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है सिंपल मेजोरिटी से पास करना चाहिए, है ना। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करके मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को नोटिफाई कर देती है, देन इट विल बी सेंट टू द पार्लियामेंट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है, और ये सारी की सारी चीजें आने वाली स्लाइड में हमने लोगों ने रखा हुआ है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज और है, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाता है तो कोई टाइम नहीं लिखा हुआ, कितने टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इस बिल को अप्रूव करना है, इस तरह का बिल जो है वो अप्रूव करना है। और उसके बाद जब स्टेट लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ अप्रूव्ड इट, देन ये इट विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट एंड ही मस्ट असेंट इट, और उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा, राइट। सो व्हाट इज दिस प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट वी हैव सीन, राइट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को हम लोग लास्ट में देखेंगे। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी ये पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार बस रीड कर लेते हैं। अनलाइक स्टेट बाउंड्री एंड नेम चेंज, इट डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूवल, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर बोथ कैन इंट्रोड्यूस, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। पासेज रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी, we already have discussed. Then if federal character is to be affected, it should also be passed by the half of the state legislature, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, isn't it? Didn't we discuss it? है ना। so ये फीचर्स है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फीचर। नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक, इन सब चीज़ों को आपको प्रीलिम के लिए याद रखना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के? प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटेड टू असेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। ओनली सेंटर कैन इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना। ये क्रिटिसिज्म भी है, स्टेट्स के पास, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास राइट नहीं है, ठीक है। नॉट ओनली सेंटर, यहां थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो आप, ओनली पार्लियामेंट, है ना। सेंटर का मतलब है कि सिर्फ मिनिस्टर कर सकते थे, नहीं मिनिस्टर नहीं, प्राइवेट मेंबर भी कर सकते थे, तो यहाँ करेक्शन की जरूरत है। नो टाइम लिमिट इन विच स्टेट लेजिस्लेचर शुड असेंट और रिजेक्ट द बिल, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोविजन विच कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, सो ये इंपॉर्टेंट है ना। वहाँ अगर आप पिछली स्लाइड में वापस अगर जाएं तो आप लोग देखोगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, है ना, और भी बाकी चीज़ें, सेकेंड शेड्यूल को चेंज करना है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स को चेंज करना है, वो सभी प्रोविजन जो कि सिंपल मेजोरिटी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए जा सकते हैं, वो आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, वो नहीं माना जाएगा। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, ठीक है। जस्ट लेट मी सी, ठीक है। प्रोविजन दैट कैन बी अमेंडेड विद द सिंपल मेजोरिटी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की बात करते हैं ना, किस तरह के आर्टिकल 368 में किस तरह की मेजोरिटी की आपको। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यू डू हैव सिंपल मेजोरिटी, यू डू हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यू डू हैव अफेक्टिव मेजोरिटी एंड यू डू हैव स्पेशल मेजोरिटी। ये स्पेशल मेजोरिटी आज का हमारा टॉपिक है। स्पेशल मेजोरिटी 3 तरह के, 3 आर्टिकल्स के अंदर स्पेशल मेजोरिटी है। इम्पीचमेंट के लिए, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ करते हैं, जिसमें आर्टिकल 61 में डिस्कस, और ये बहुत यूनिक मेजोरिटी है। इस तरह की स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है, और वो भी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। देन अंडर आर्टिकल 249, जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो आर्टिकल 249 भी पढ़ेंगे कि राज्यसभा के पास जो स्पेशल पावर है ना। देन अंडर आर्टिकल 368 जो है वो स्पेशल, ये हमारा इस चैप्टर का जो फोकस है ना। अंडर आर्टिकल 368 यू डू हैव अगेन 2 टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। वन इज स्पेशल मेजोरिटी, जनरल स्पेशल मेजोरिटी, और दूसरा जो स्पेशल मेजोरिटी है, इसमें वो जो बिल है वो सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से नहीं पास करना पार्लियामेंट के, बल्कि इन एडिशन टू दैट स्पेशल मेजोरिटी हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर also needs to approve it, है ना। So what is this special majority, what is this absolute majority and what is this
अफेक्टिव मेजोरिटी ये भी आप डिस्कस कर सकते हो। सिंपल मेजोरिटी क्या है कि वो प्रोविजन जो कि सिंपल मेजोरिटी, तो सपोज किसी पर्टिकुलर डे लोकसभा में 100 मेंबर्स थे, ठीक है, सिर्फ 51 ने स्पेशल सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने बंदे हैं वो प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके हाफ, वन मोर देन हाफ ने अगर कह दिया ये बिल पास, तो ये बिल पास। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले हैं, यहाँ 100 एग्जाम्पल में हमने 100 लिया, सो 100 बंदे अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उसमें से 51 बंदे अगर कह दे, 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कह दे कि ये बिल पास, देन पास। 51 बंदों ने अगर कह दिया बिल रिजेक्ट, देन रिजेक्ट। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एक्चुअली प्रेजेंट एंड वोटिंग बंदों की बात नहीं करता। मेजोरिटी जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी में इस लेवल पे नहीं होता है कि कितने बंदे प्रेजेंट एंड वोटिंग है। टोटल जो मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा की टोटल में मेंबरशिप कितनी है, ये आपका जॉब है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि राज्यसभा और लोकसभा की टोटल अभी मेंबरशिप क्या है। उसमें से 50% ऑफ द, डज नॉट मैटर कि कितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है। 543 अगर लोकसभा है, सो हाफ ऑफ द हाफ प्लस 1 ऑफ 543 नीड्स टू एग्री टू दैट पर्टिकुलर बिल, जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, वैकेंसीज अगर क्रिएट हो गई है ड्यू टू डेथ और ड्यू टू एनी अदर रीजन, अगर वैकेंसी या रेजिग्नेशन की वजह से, अगर सपोज एट एनी गिवन टाइम जब कोई बिल डिस्कस हो रहा हो पासिस के लिए, अगर 2 पर्सन और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर आइदर their post is vacant either due to death or resignation, then in that case आप टोटल मेंबर्स में से पहले 2 नंबर या 2 मेंबर्स माइनस करोगे। 543 में से ये 541 हो गया, ये लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, राज्यसभा के लिए नंबर्स अलग होगा, ठीक है। 541 का जो है मेजोरिटी आपको चाहिए, सो दैट काइंड ऑफ मेजोरिटी विल बी कॉल्ड अफेक्टिव मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी की अगर मैं बात करूँ, स्पेशल मेजोरिटी अंडर 3 आर्टिकल्स वी ऑलरेडी हैव सीन, ठीक है, 249, 368 एंड 61, है ना। सो यहाँ आपकी स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए यूज़ करते हैं। क्या है ये आप डिस्कस इन चीज़ों को मैं समझाने के लिए, प्रॉपर समझाने के लिए कि स्पेशल मेजोरिटी में कितने क्या नंबर चाहिए होगा। हम लोग मान लेते हैं कि हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो 300 है ना। हाउस की स्ट्रेंथ जो है पिछले स्लाइड में मैंने डाला था, साइज ऑफ हाउस इज 300। लोकसभा की भी मान लेते हैं, फॉर मतलब अगर आपको कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि साइज ऑफ लोकसभा इज ऑल्सो 300 एंड साइज ऑफ राज्यसभा इज ऑल्सो 300, ताकि आपको जल्दी से समझ में। अब स्पेशल मेजोरिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 का क्या मतलब, जो कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स, जब तक ये नहीं कहते कि प्रेसिडेंट नीड्स टू बी इम्पीच, 2/3 ऑफ या फिर 1 + 2/3 ऑफ 300। ऑल द लोकसभा का साइज अलग है, राज्यसभा का साइज अलग है, बट इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग 300। सो 201 पीपल जब तक नहीं कह देते कि प्रेसिडेंट नीड्स टू बी इम्पीच, तब तक प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होंगे। आर्टिकल 61 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी को समझने के लिए। स्पेशल मेजोरिटी एक और है, दैट इज अंडर आर्टिकल 249। ये आप लोग पढ़ लेना, है ना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आर्टिकल 249 इसका स्कोप नहीं है। स्पेशल मेजोरिटी का अंडर डिफरेंट आर्टिकल क्या मीनिंग है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी इस चैप्टर का स्कोप नहीं था, ये भी इस चैप्टर का स्कोप नहीं था। इट्स जस्ट कि स्पेशल मेजोरिटी वर्ड जो है आर्टिकल 61 में भी यूज हुआ है, 249 में भी एंड 368 में भी। ये वाला जो आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी है, ठीक है, ये इस चैप्टर का स्कोप है और इसकी डिटेल डिस्कशन जो है उसकी ज़रूरत हमें है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आर्टिकल 368 के अंदर जो स्पेशल मेजोरिटी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर 2 तरह की स्पेशल मेजोरिटी, वन इज सिंपल स्पेशल मेजोरिटी एंड अनदर इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। सो सबसे पहले स्पेशल मेजोरिटी को समझने की कोशिश करते हैं और स्पेशल मेजोरिटी को आप थोड़ा सा केयरफुली सुनना, क्योंकि नंबर्स के चलते बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, और इसी के लिए
मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको लिए, 3 एग्जाम्पल्स मैंने डिफरेंट नंबर्स के लिए। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग लोकसभा और राज्यसभा का जो साइज़ है वो 300 फिक्स कर लेते हैं। ऑल्दो सभी जानते हैं लोकसभा का साइज़ और राज्यसभा का साइज़ क्या है, बट कैलकुलेशन के को ईजी बनाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, सो 543 या फिर 245 का अगर 20% 30% अगर कैलकुलेट तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, 2/3 डिस्कस करना डिफिकल्ट। सो फॉर इजीनेस हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा का साइज जो है इस एग्जाम्पल के लिए 300 मान लिया। अब स्पेशल मेजोरिटी से अगर कोई बिल पास होना है तो उसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। 2 कंडीशन क्या? सबसे पहले कि वो बिल जो है 2/3 ऑफ द मेंबर्स, टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होना चाहिए। सो इस केस में लोकसभा का साइज क्या है? लोकसभा का साइज जो है वो 300 है ना। सो 3 आउट ऑफ 300 मेंबर्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, एट एनी गिवन डे। सपोज आउट ऑफ 300 सपोज 295 पीपल इज प्रेजेंट और 265 पीपल आर प्रेजेंट, है ना। सो 300 का टोटल मैंने बोला 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो 300 का जो वो है, सबसे पहली कंडीशन 300 का 2/3 कितना होगा? 200. So at any given day, in order for a bill to be passed, at least 200 people needs to be present and voting, है ना, तभी ये बिल जो है स्पेशल मेजोरिटी के अंदर पास हुआ माना जाएगा। सो ये तो सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्लस, ये प्लस का साइन है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पास। एक कंडीशन तो ये हो गई कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि 1 प्लस मेजोरिटी, टोटल नंबर, मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ। तो यहां हाउस स्ट्रेंथ क्या है? 300 है। सो 1 प्लस हाफ ऑफ द, या फिर एब्सोल्यूट में, सो दैट विल ट्रांसलेट इनटू 150। सो 151, ठीक है। तो यहां क्या है, एक नंबर 151 चाहिए उस हाउस में जहां के 300, जिसका साइज 300 है। 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए, एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी से अगर वो बिल पास किया जाता है तभी वो बिल पास माना जाएगा, है ना। तो यहां देखते हैं एक बिल आता है जिसको 200 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, लेकिन जब बात आती है कि कितने 200 मेंबर्स प्रेजेंट है, लेकिन बात जब आती है वोटिंग की कि भाई कितने बंदे इसको एग्री करते हैं, तो सिर्फ 135 मेंबर वोट में कि हाँ भाई ये बिल पास होना, सिर्फ 135 मेंबर्स एग्री करते हैं। तो उस केस में वो बिल जो है वो पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन क्या थी कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो 200 पीपल आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकेंड इज कि वो बिल जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए क्या नंबर्स चाहिए थे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए उस हाउस के लिए 151 नंबर्स चाहिए थे। अभी के लिए लोकसभा का अगर रियल एग्जांपल लूं तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? 272, है ना। तो 272 लोग जब तक नहीं बोलेंगे तब तक एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑब्टेन नहीं होगी। इस अभी वापस हम लोग इस एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बिल 2 इंट्रोड्यूस होता है। बिल 2 में 250 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं, उस डे पे प्रेजेंट होते हैं और वोट भी करते हैं। तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी 155, जब वोटिंग का टाइम आता है ना, तो 155 मेंबर्स जो हैं वो फेवर में वोट करते हैं कि हाँ ये बिल जो है वो पास होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था? 151 इन अ हाउस ऑफ 300, स्ट्रेंथ ऑफ 300। तो 155 मेंबर अगर कह रहे हैं हाँ ये बिल पास होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपकी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई और आपका जो बिल है वो पास हो जाएगा। दूसरे केस, तीसरा केस लेते हैं। एक तीसरा बिल इंट्रोड्यूस होता है। तीसरे बिल में 200 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, और जब वोटिंग का टाइम होता है तो 152 मेंबर्स कहते हैं कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए। तो उस केस में ये तीसरा बिल भी जो है वो पास हो जाएगा। सो इन 2 कंडीशंस को आपको याद रखना है अगर स्पेशल मेजोरिटी से अंडर आर्टिकल 368 अगर बिल पास करवाना है। सो 2/3 मेंबर्स, 2/3 ऑफ, इन लोकसभा 2/3 ऑफ 543, और राज्यसभा में का भी नंबर्स जानते हो, 2/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, है ना। और आउट ऑफ दैट प्रेजेंट एंड वोटिंग
जो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उसमें से एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने हाँ कहना है कि हाँ हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं, ये बिल पास होना चाहिए, है ना। लोकसभा का एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राज्यसभा का आप लोग फाइंड आउट कर लेना बाय डूइंग दैट हाफ 1 + हाफ ऑफ द। तो ये बिल आपका पास हो गया, ये बिल 2 पास हो जाएगा, बिल 3 पास हो जाएगा। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ मेजोरिटी से पास ही नहीं करना बल्कि स्टेट्स के पास भी आपको भेजना है। वो एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कौन से किस तरह के बिल्स आपको स्पेशल मेजोरिटी से भी पास करना होगा, प्लस आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स के पास, सॉरी सभी स्टेट्स लेजिस्लेचर के पास भेजना होगा, जिसमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स 28 में से आपके 15 स्टेट्स जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर वो सिंपल मेजोरिटी से पास करने चाहिए, तभी वो बिल जो है वो पास माना जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कौन कौन से केसेस में आपके जो है वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस की थी, है ना। यहाँ ऑल एरियाज विच इम्पैक्ट फेडरल कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन मेथड को चेंज करना हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पार्ट्स को चेंज करना हो, 7th शेड्यूल को चेंज करना हो, है ना। स्टेट्स मेंबरशिप इन द पार्लियामेंट दैट इज राज्यसभा का मेंबरशिप और कॉम्पोजिशन आपको चेंज करना हो, आर्टिकल 368 ही चेंज करना हो। तो इन केसेस में आप देखोगे स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए पासेस के लिए पार्लियामेंट को, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का एग्रीमेंट भी चाहिए, तभी जाके इस तरह के बिल्स जो हैं आपके पास माने जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट। सो इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है, ये समझाने के बाद ये चैप्टर ओवर हो रहा है ना। अगला चैप्टर जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। इसके साथ मैं आपको 3 MCQs दे रहा हूं और उन 3 MCQs को आपने अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि उनका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला चैप्टर विल बी ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंटिल आई कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय। इन 3 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।